हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के अनसोल्ड पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के 2026 बोर्ड एग्जाम के पेपर कोड का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारा पेपर कोड है 348 EL। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इसके पार्ट 4 को करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कराया था। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का क्या पार्ट है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन डायरेक्टली 3 मार्क्स का पूछा गया था। तो हमें किस किस पर टिप्पणी लिखनी है? एक तो हमें लिखनी है टिप्पणी क्लोनिंग पर, दूसरी लिखनी है पार्जिनी पौधे, जिसको हम ट्रांसजेनिक पौधे भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? सबसे पहले आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे क्लोनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आप लिखेंगे क्लोनिंग वह जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी जीव, कोशिका अथवा DNA की आनुवंशिक रूप से समान प्रतियां तैयार की जाती है। तो क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग वह जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी जीव, कोशिका अथवा DNA की आनुवंशिक रूप से समान प्रतियां तैयार की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और क्लोनिंग से प्राप्त जीवों में आनुवंशिक गुण मूल जीव के समान होते हैं। क्या होते हैं? जो क्लोनिंग से प्राप्त जीवों में आनुवंशिक गुण होते हैं वो मूल जीव के क्या होते हैं? समान होते हैं। यह तकनीक कृषि, चिकित्सा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में अत्यंत उपयोगी है। इसके माध्यम से वांछित गुणों वाले जीवों का बड़ा पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। और विश्व का पहला क्लोन स्तनधारी प्राणी डॉली भेड़ थी, जिसका निर्माण 1996 में किया गया था। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए, क्लोनिंग क्या था? क्लोनिंग वह जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी जीव, कोशिका अथवा DNA की आनुवंशिक रूप से समान प्रतियां तैयार की जाती है। क्लोनिंग से प्राप्त जीवों में आनुवंशिक गुण मूल जीव के समान होते हैं। यह तकनीक कृषि, चिकित्सा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में अत्यंत उपयोगी है। इसके माध्यम से वांछित गुणों वाले जीवों का बड़ा पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। और विश्व का पहला क्लोन स्तनधारी प्राणी डॉली भेड़ थी, जिसका निर्माण 1996 में किया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट इसमें हमसे पूछा गया था पार्जिनी पौधे, जिसको हम ट्रांसजेनिक पौधे भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पार्जिनी पौधे क्या होते हैं? वे पौधे जिनमें आनुवंशिक अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से किसी अन्य जीव या प्रजाति का वांछित जीन प्रविष्ट कराया जाता है। तो पार्जिनी पौधे यानी कि ट्रांसजेनिक पौधे क्या होते हैं? वे पौधे जिनमें आनुवंशिक अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से किसी अन्य जीव या प्रजाति का वांछित जीन प्रविष्ट कराया जाता है। इसके आगे हम यहाँ पर लिखते हैं ट्रांसजेनिक पौधे कहलाते हैं। इन पौधों में नए एवं लाभदायक गुण विकसित हो जाते हैं, जैसे कीट प्रतिरोधकता और रोग प्रतिरोधकता। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे हम लिखते हैं ट्रांसजेनिक पौधों का निर्माण पुनः संयोजक DNA तकनीक द्वारा किया जाता है। इनका उपयोग कृषि उत्पादन बढ़ाने, फसलों की गुणवत्ता सुधारने तथा कीटनाशकों के प्रयोग को कम करने के लिए किया जाता है। अब बात करें इसके उदाहरण की, तो इसका उदाहरण क्या होता है? उदाहरण होता है BT कपास या गोल्डन राइस और BT बैंगन आदि। ये इसके उदाहरण होते हैं। तो क्या क्या उदाहरण होते हैं ट्रांसजेनिक पौधों के? तो एक तो होता है BT कपास, दूसरा होता है गोल्डन राइस, तीसरा होता है BT बैंगन आदि। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें हमसे पूछा गया था प्रश्न नंबर 6 का ख पार्ट। तो इसमें हमसे पूछा गया था प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा DNA को काटने पर उत्पन्न खंडों के पृथक्करण एवं विलंघन की विधि का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा DNA को काटने पर उत्पन्न खंडों के पृथक्करण एवं विलंघन की विधि का वर्णन कीजिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम DNA को विशिष्ट स्थानों पर काटकर विभिन्न आकार के DNA खंड उत्पन्न करते हैं। क्या होता है? जब प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम DNA को विशिष्ट स्थानों पर काटकर विभिन्न प्रकार के DNA खंड उत्पन्न करते हैं। इन खंडों को अलग करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम DNA को विशिष्ट स्थानों पर काटकर विभिन्न आकार में DNA खंडों में उत्पन्न करते हैं। इन खंडों को अलग करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर लिखते हैं सर्वप्रथम DNA खंडों को एगारोज जेल के कुओं में भरा जाता है। क्या होता है? सर्वप्रथम DNA खंडों को एगारोज जेल के कुओं में भरा जाता है। सेकंड पॉइंट हम इसमें लिखते हैं जेल में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। और देखिए थर्ड पॉइंट हम इसमें आगे लिखते हैं
तो देखिए फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट हम इसमें लिखते हैं डीएनए ऋणात्मक आवेशित होता है, इसलिए यह धनात्मक ध्रुव यानी कि एनोड की ओर गति करता है। फोर्थ पॉइंट हम इसमें आगे लिखते हैं छोटे डीएनए खंड बड़े खंडों की तुलना में अधिक तेजी से आगे बढ़ते हैं, जिससे वे आकार के आधार पर अलग अलग हो जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट हम इसमें लिखते हैं डीएनए खंडों को एथिडियम ब्रोमाइड द्वारा रंगकर पराबैंगनी यानी कि यूवी प्रकाश में देखा जाता है। सिक्स्थ पॉइंट हम इसमें आगे लिखते हैं आवश्यक डीएनए खंड को जेल से काटकर बाहर निकाला जाता है, इस प्रक्रिया को इल्यूशन कहते हैं। आगे देखिए हम इसमें लिखते हैं इस प्रकार जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए खंडों का पृथक्करण एवं विलंघन किया जाता है जिसका उपयोग पुनः संयोजक डीएनए तकनीक में किया जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 6 का ग पार्ट, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्टली 3 मार्क्स का पूछा गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग की व्याख्या करनी है हमें इस क्वेश्चन में। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले बता दूं कि देखिए अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस क्या कर लेना, आपको 2026 में आए हुए सभी पेपर सेट अच्छे से तैयार कर लेना। 2026, 2025, 24, 23 और 22 यानी कि इन 5 सालों के 5 से 6 सालों के आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। और देखिए क्योंकि हर साल क्या होता है, हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो उन 7 पेपर सेट में से आपको 4 से 5 पेपर सेट में हर साल ही क्वेश्चन रिपीट देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि हमारा जो क्लास 12 बायोलॉजी का सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है। और जब सिलेबस फिक्स होता है तो क्वेश्चन हमारे मल्टीपल टाइम रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको बस सिलेबस कंप्लीट करके बस आपको क्या करना है, आपको बस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं। तो फ्रेंड्स पिछले साल मैंने 2025 के पेपर सेट कराए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देख सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पेपर कोड का पार्ट 4 कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कराया था। अगर आपने वो वीडियोज़ भी नहीं देखी तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। इसके द्वारा फसलों की गुणवत्ता एवं उत्पादन में वृद्धि की जाती है। कृषि में इसके प्रमुख अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है ट्रांसजेनिक फसलों का विकास। इसमें हम लिखते हैं कीट एवं रोग प्रतिरोधी फसलें विकसित की जाती हैं, जैसे बीटी कपास। तो ट्रांसजेनिक फसलों का विकास में क्या है, कीट एवं रोग प्रतिरोधी फसलें विकसित की जाती हैं, जैसे बीटी कपास। सेकंड पॉइंट हम इसमें आगे लिखते हैं, तो देखिए सेकंड पॉइंट इसमें लिखते हैं उत्तक संवर्धन, जिसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें हम लिखेंगे कम समय में बड़ी संख्या में रोगमुक्त एवं समान गुणों वाले पौधे तैयार किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट हम इसमें लिखते हैं जैव उर्वरकों का उपयोग। इसमें हम लिखेंगे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर आदि जैव उर्वरकों द्वारा भूमि की उर्वरता बढ़ाई जाती है। फोर्थ पॉइंट हम इसमें आगे लिखते हैं जैव कीटनाशकों का निर्माण। तो देखिए ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे जैव कीटनाशकों का निर्माण। इसमें हम लिखेंगे रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर पर्यावरण अनुकूल जैव कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट हम इसमें लिखेंगे उच्च उपज वाली किस्मों का विकास। इसमें हम लिखेंगे ऐसी फसलें विकसित की जाती है जो अधिक उत्पादन देती हैं तथा प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन कर सकती हैं। आगे हम लिखते हैं इस प्रकार जैव प्रौद्योगिकी कृषि उत्पादन बढ़ाने, फसलों की गुणवत्ता सुधारने तथा पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 6 का घ पार्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो हमें यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड का संक्षेप में वर्णन करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों पर जीवों की संख्या, जैव भार तथा ऊर्जा को पिरामिड के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। क्या किया जाता है, पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों पर जीवों की संख्या, जैव भार तथा ऊर्जा को पिरामिड के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिसे पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। तो देखिए ये 3 प्रकार अब हम आगे लिखेंगे। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट हम इसमें लिखते हैं संख्या का पिरामिड। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है संख्या का पिरामिड। इसमें हम लिखते हैं यह विभिन्न पोषण स्तरों पर मौजूद जीवों की कुल संख्या को दर्शाता है। क्या करता है, जो संख्या का पिरामिड होता है यह विभिन्न पोषण स्तरों पर मौजूद जीवों की कुल संख्या को दर्शाता है। अब देखिए इसमें एक तो सीधा पिरामिड होता है, एक होता है उल्टा पिरामिड। तो सीधा पिरामिड हम ब्लैक पेन से डालेंगे और लिखेंगे सीधा पिरामिड। घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों यानी कि घास की संख्या सबसे अधिक होती है। उसके बाद क्रमशः शाकाहारियों और मांसाहारियों की संख्या
मापती जाती है। तो संख्या की पिरामिड में हम क्या लिखते हैं, यह विभिन्न पोषण स्तरों पर मौजूद जीवों की कुल संख्या को दर्शाता है। सीधे पिरामिड में हम इसमें लिखते हैं घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक होती है, उसके बाद क्रमशः शाकाहारियों और मांसाहारियों की संख्या घटती जाती है। उल्टा पिरामिड में हम यहाँ पर लिखते हैं एक पेड़ के पारिस्थितिक तंत्र में एक बड़ा पेड़ कई चिड़ियों यानी कि शाकाहारी का पोषण करता है और उन पर अनगिनत परजीवी जैसे जू बैक्टीरिया पलते हैं, अतः यह आधार से ऊपर की ओर चौड़ा होता जाता है। अब देखिए सेकंड पॉइंट हम इसमें लिखते हैं जैव भार या बायोमास का पिरामिड। इसमें हम लिखते हैं यह विभिन्न पोषण स्तरों पर जीवों के कुल शुष्क भार को मापता है। क्या होता है, यह विभिन्न पोषण स्तरों पर जीवों के कुल शुष्क भार को मापता है। तो इसमें हम हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे सीधा पिरामिड। इसमें लिखेंगे स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों में उत्पादकों का कुल बायोमास सबसे अधिक होता है, जो शीर्ष मांसाहारियों तक पहुंचते पहुंचते कम हो जाता है। तो सीधा पिरामिड में इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों में उत्पादकों का कुल बायोमास सबसे अधिक होता है, जो शीर्ष मांसाहारियों तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और उल्टा पिरामिड में हम लिखते हैं समुद्र या तालाब में फाइटोप्लैंक्टन यानी कि उत्पादक का बायोमास बहुत कम होता है, लेकिन उन पर निर्भर रहने वाली मछलियों का बायोमास उनमें कहीं अधिक होता है। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे हम यहाँ पर लिखते हैं, आगे देखिए हम लिखते हैं उनमें कहीं अधिक होता है। और देखिए थर्ड और लास्ट पॉइंट हमारा है ऊर्जा का पिरामिड। इसमें हम लिखते हैं यह किसी पारिस्थितिकी तंत्र के प्रत्येक पोषण स्तर पर उपलब्ध कुल ऊर्जा को दर्शाता है। जो ऊर्जा का पिरामिड होता है यह किसी पारिस्थितिक तंत्र के प्रत्येक पोषण स्तर पर उपलब्ध कुल ऊर्जा को दर्शाता है। तो इसमें देखिए इसमें है हमेशा सीधा, यानी कि देखिए 2 पॉइंट में क्या था, उल्टा पिरामिड भी था, सीधा पिरामिड था, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ऊर्जा के पिरामिड हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमसे बहुविकल्पीय उत्तर प्रश्न में या 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो बात करें हम हमेशा क्या रहता है, सीधा रहता है ऊर्जा का पिरामिड। तो लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे में केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, बाकी 90% क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसलिए ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है, सीधा बनता है। उत्पादों को यानी कि पौधों के पास सबसे अधिक और शीर्ष मांसाहारियों के पास सबसे कम ऊर्जा होती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर फ्रेंड्स मिली है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। और फ्रेंड्स आज की वीडियो में तो ये हमारा पार्ट 4 था, इससे पहले वाली वीडियोज़ हमने बनाई हुई है और उसकी प्लेलिस्ट में बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख सकते हैं। और फ्रेंड्स 2025 क्लास 12 बायोलॉजी की पेपर सेट मैंने आपको कराया हुआ है, तो फ्रेंड्स आप वहाँ से वो वीडियोज़ भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।